सफलता के 3 नियम है। सबसे पहला, खुद से वादा और खुद पर दृढ़ विश्वास। दूसरा, मेहनत बहुत ज्यादा। और तीसरा, मजबूत इरादा। अगर हम इन 3 नियमों का अच्छे से पालन करते और मेहनत करते रहते, फोकस, कंसिस्टेंसी, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, उसके साथ साथ खुद के ऊपर पूरा विश्वास रखते हुए अगर हम मेहनत करते, एक दिन हम जरूर जीत जाते। तो आज हम लेकर आए ऐसे एक जीत की, सफलता की कहानी कि पवन कुमार ने कैसे एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी करके प्रिपरेशन किया और सीएसआर एग्जाम में वो सफल हुए। सीएसआर एग्जाम में पवन कुमार का ऑल इंडिया रैंक सीआरएफ 139 आया। तो चलिए पवन कुमार जी से ही सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी। तो पवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और आपका इस अचीवमेंट के लिए हम सब बहुत खुश हैं। तो पूरे आईपीएस एंड आईपीएस फैमिली की तरफ से, हमारे सारे स्टूडेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर टू द होल IFS team and all the student who is going to congratulate me. और पवन, आप खुश, इतना अच्छा रिजल्ट आया है? बहुत खुश हैं सर, बहुत। यस, तो घर पे सब खुश? हाँ, घर पे भी सर सब बहुत खुश हैं। वाह। तो पवन, जैसे पवन कुमार ये वाराणसी से, काशी से, तो काशी विश्वनाथ जी के टेम्पल के पास में ही रहते। और पवन कुमार का एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी हुआ और एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के साथ ही उन्होंने सीएसआर एग्जाम को भी प्रिपेयर किया और सीएसआर एग्जाम को ऑनलाइन यूट्यूब लाइफ साइंस चैनल से ही उन्होंने प्रिपेयर किया और सीएसआर एग्जाम को क्रैक किया। तो पवन, आपका ये जो जर्नी है एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और उसके बाद में आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया, वो थोड़ा हमें बताइए। MSc सर करते टाइम ही टीचर्स बताते थे बहुत सारे नेशनल लेवल एग्जाम्स के बारे में कि इसके बाद हमें इन एग्जाम्स को क्लियर करना होगा, उसके बाद एक फेलोशिप मिलेगी, उस फेलोशिप को आप अचीव करने के बाद ही हम PhD कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग को उसका इम्पोर्टेंस इतना नहीं पता था, लेकिन जैसे ही लास्ट फाइनल सेमेस्टर में आ गए फाइनल ईयर के, तो फिर हमें इम्पोर्टेंस पता चला और उसके बाद फिर हम शुरू किए सारे सिलेबस को इकट्ठा करने की, कौन सा सिलेबस है, कितना हमें पढ़ना पड़ेगा। और इस सारे सिलेबस इकट्ठा करने के बाद फिर पता चला कि देयर आर 13 यूनिट्स व्हिच वी विल हैव टू प्रिपेयर फॉर क्लियरिंग ऑफ CSIR नेट एग्जाम्स। एंड जब हमें सिलेबस मिल गया तो फिर यूट्यूब से ही सारा सिलेबस को जितने उस जो सिलेबस थे उनके वीडियोज को सर्च करना शुरू किए और इमोशन बैच से ही सारा कुछ मिल गया हमें जो चाहिए था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग। वाह। और पवन, जैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो आपने प्रिपरेशन कैसे किया, कहाँ से किया? यूट्यूब से ही किए थे सर, यूट्यूब पे ही सारे वीडियोज अवेलेबल हैं अभी सारे। आप या IFS या लाइफ साइंस के चैनल पे ही, वहां से ही सारे जो भी हमें यूनिट प्रिपेयर करना होता था वो यूनिट्स को सर्च करते थे। उसके बाद उस यूनिट्स के सारे वीडियोज पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को ही डाउनलोड कर लेते थे उसके बाद, और फिर उन्हें उनके नोट्स बना करके बाद में रिवाइज करके PYQs को सॉल्व करते थे। तो पवन, यूट्यूब से जब पढ़ते थे तो आपने एंजॉय किया यूट्यूब के सेशन को, मोशन बैच को? काफी ज्यादा काफी ज्यादा एंजॉय किया सर। यस। एंजॉय ही करना पड़ेगा अभी, उनसे बोर हो हम्म। जाएंगे तो लाइफ ही फंस जाएगी यहीं पे। और पवन, आपने जब इमोशन बैच के भी वीडियो देखे या जेआरएफ एक्सप्रेस, अंतिम और आखिरी बार, सारे यूट्यूब के हमारे सेशन थे, तो नोट्स सारे प्रिपेयर किए थे क्या आपने? हाँ सर, पहले तो प्लेलिस्ट से जो वीडियोस डाउनलोड किए थे उनके नोट्स बना लिए थे। फिर उसके बाद जो JRF एक्सप्रेस चल रही थी और महाकुंभ सीरीज चल रही थी उसमें उनको भी देखते थे, और जो पॉइंट्स रह जाते थे वीडियोज में नहीं मिस थे वो सारे नोट्स फिर से अपने नोट्स में उसको लिख लेते थे, और उसके बाद फिर उसको एक बार रिवाइज करके फिर PYQ को सॉल्व करना शुरू किए थे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप डेली करते थे? हाँ, डेली भी करते थे। जो टॉपिक्स हमें लगता था काफी ज्यादा कठिन है उसके उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस तो डेली ही कर देते थे। बाकी काफी ज्यादा टॉपिक्स जो इजी थे उनके हम या तो वीकली संडे टू संडे जैसा बताया जाता है वैसे करते थे, या फिर जब भी मन करता था कि हाँ ये टॉपिक क्लियर हो गया तो एक बार खुद को एग्जामिन करने के लिए PYQ को सॉल्व कर लेते थे कि सच में समझ आया है या नहीं, और जब समझ में आ जाता था तो क्वेश्चंस भी आसान से सॉल्व हो जाते थे। तो पवन, ये अभी जो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं
तो अगर इमोशन बैच से भी वो पढ़े यूट्यूब से और वो रिवीजन सेशन से, तो क्या जेआरएफ हो सकता है? हो सकता है सर, मेरा जेआरएफ तो हो गया इमोशन बेस से, यूट्यूब से पढ़ के ही हुआ है अभी। यूट्यूब पे लेक्चर्स को अगर ध्यान से पढ़ें तो सारा कुछ तो वहाँ अवेलेबल है ही। बैच भी नहीं नहीं लेना पड़ा हमें, क्योंकि पीवाईक्यूज आसानी से सॉल्व हो जाते थे। तो यूट्यूब से तो हो ही सकता है। और पवन, यूट्यूब में तो वैसे बहुत सारा कुछ है, यूट्यूब में इतने सारे मतलब डिस्ट्रैक्शंस भी है। हाँ, एंटरटेनमेंट तो फुल भरा हुआ है यूट्यूब पे। लोग तो रील्स देखते हैं यूट्यूब पे, और आप पढ़ाई कैसे कर रहे थे यूट्यूब पे? आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ क्या? एक एम था सर कि अगर रील्स ही देखते रह जाएँगे तो जेआरएफ नहीं मिल पाएगा, और हाँ। जेआरएफ नहीं मिलेगा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे इन द फील्ड ऑफ साइंस, तो उन सब चीज़ों को हटाना ही पड़ा। और एक बार अगर एडिक्टेड हो गए पढ़ाई के लिए तो इसमें ही मज़ा आने लगा था, फिर रील्स की ज़रूरत ही नहीं थी, सारा टाइम चला जाता था पढ़ाई करने में ही। यस। और जैसे इमोशन बैच में आपने कब से ज्वाइन किया था वैसे सेशन? एमएससी के साथ साथ ही कर रहे थे क्या? एमएससी के लास्ट सेमेस्टर में जब हम लोग थे तब डिसर्टेशन के टाइम सर, अभी तो सिलेबस ही इकट्ठे कर रहे थे, कौन से कितने यूनिट्स है, इसमें कितना पढ़ना पड़ेगा। एमएससी कंप्लीट होने के बाद जब डिसर्टेशन को सबमिट कर लिए तो फाइनली फुल प्रिपरेशन के लिए सारे लेक्चर्स को देखना शुरू किए थे। उसके बाद ही एक फुली फोकस तरीके से जेआरएफ की तैयारी शुरू किए थे। और पवन, जैसे आपका तो सब्जेक्ट अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, और सीएसआर में तो सारे यूनिट्स पूछे जाते हैं, तो बाकी जो यूनिट्स आपने पढ़े नहीं थे, क्या वो आपको डिफिकल्ट नहीं लगे? नहीं सर, शुरू में सारे डिफिकल्ट लगते हैं, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी हमें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जैसे ही पढ़ना शुरू किया 2-4 टॉपिक्स अगर समझ में आ गए फिर तो ये जितना आसान अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी था उतना ही आसान प्लांट फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी भी है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी थोड़ा कठिन लगता था, लेकिन 2-4 यूनिट जैसे ही समझ में आ गए वो भी आसान लगने लगा था। तो सारे इक्वल ही हैं, बस हमें पढ़ने की जरूरत है कि हम एक बार उनको समझना शुरू कर दे फिर स्मूथली सब समझ में आने लगता है। और जैसे आप पढ़ रहे थे तो पढ़ते समय बहुत सारे डाउट्स भी आते हैं, तो डाउट्स का क्लियर आपने कैसे किया? डाउट्स के लिए सर एक पहले उसके उसके लिए अलग से नोट्स बनाते थे सर। डाउट्स जो हमें आता था वो पढ़ते टाइम तो आता ही है, वो जेन्युइन है आना। तो उनको हम पहले बुक्स में लिख लेते थे, फिर जितने भी क्वेश्चन आते थे मन में, फिर देखते थे कि लाइव सेशन कब आने वाला है। तो जब लाइव सेशन आता था तो लाइव सेशन में उन सारे क्वेश्चंस को फिर हम पूछ लेते थे और टीचर्स सारे क्वेश्चन का आंसर दे देते थे फिर उस टाइम पे। और पवन, जैसे आपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस की, तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस कहाँ से की थी? तब बुक लिए थे आईएफएस का ही, अभी है मेरे पास अभी। तो बुक से ही की थी, और शॉर्ट नोट्स वगैरह आपने प्रिपेयर किए थे क्या? हाँ सर, बनाए थे शॉर्ट नोट्स, जो याद रिवाइज करने के बाद शॉर्ट नोट्स खुद से ये बनाते थे ताकि वो याद रहे एक बार। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद कहीं रफली भी लिखते थे 2-4 बार ताकि वो ठीक से याद रहे, भूल ना जाए बाद में। और पवन, जैसे हम देखते हैं ना कि जब भी प्रिपरेशन करते समय इतने सारे यूनिट्स है, उसके साथ साथ आपके एप्टीट्यूड भी है, तो क्या एप्टीट्यूड का भी आपने प्रिपरेशन किया था? एप्टीट्यूड के लिए सर कोई हाँ, यूट्यूब से ही देखे थे, कोई इतना ज़्यादा उसके लिए टाइम नहीं देना पड़ा था। लास्ट मोमेंट पे जब 10-15 दिन बचे थे फिर एप्टीट्यूड के लिए 1-2 घंटे रोज़ पढ़ लेते थे, और इस बार का एप्टीट्यूड तो सर काफ़ी आसान था। नहीं भी अगर देखते थे उसकी क्लासेस तो भी लॉजिकल क्वेश्चन थे, ऐसे ही सॉल्व हो जाते। और जैसे पवन, आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया कि सीएसआईआर ऑल इंडिया रैंक 139 डीआरए पे, तो फिर आपका ये जो रिजल्ट आया उसमें आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी और पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या थी? पढ़ाई की सर एक बार एम बना लिए हमें जेआरएफ लेना ही है, तो अब फिर जब भी मन करता है पढ़ते ही थे अब। और यूट्यूब पे पहले ही बताया जाता था कि पहले कंफर्ट को अपने से दूर हटाना है, बेड पे नहीं, अगर सोना भी है तो स्टडी टेबल है उसी पे ही सो जाते थे। और फिर उसके बाद दोपहर को 12 बजे पढ़ने बैठते थे, शाम को 6 बजे फिर पढ़ते रहते थे 5-6 घंटे, फिर शाम को खाना-पीना खाकर सो जाते थे 2-3 घंटा 8 बजे तक, फिर 11 बजे उठते थे, फिर गाना-वाना सुन के फिर रात में 12 बजे पढ़ने बैठते थे और सुबह 6 बजे तक पढ़ते थे, तो ऐसे ही 12 घंटा हो जाता था पढ़ाई करते। इतनी सारी मेहनत, देखिए ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी पवन कुमार, कि कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना, और आपको पूरा मतलब एकदम मन लगा के एकदम झोंक के पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके सिवा आपको कुछ याद नहीं आना चाहिए पढ़ने के सिवा, तभी इतना अच्छा रिजल्ट आता है। वैसे पवन, बहुत बार हम ये देखते हैं कि जब आप पढ़ाई भी करते हो तो भी बहुत बार डिमोटिवेशन आता है, स्ट्रेस आता है, कभी कभी हमारा मन भी नहीं करता पढ़ने का, तो उस टाइम पे आप खुद को मोटिवेट कैसे करते थे? मोटिवेट करने के लिए सर कुछ ऐसी ऐसी कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, जो जिसके लिए हम शुरू किए थे, वो शुरू क्यों किए थे बस उसी को याद कर लेते थे, तो फिर मोटिवेशन वापस आ जाता था कि हाँ, इसी के लिए शुरू किए, अभी तो ये तो मिला ही नहीं है, तो फिर अभी कैसे रुक सकते हैं।
और पवन, जैसे हम ये देखते हैं कि जब आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करते समय बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती, जैसे कुछ रटना हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती है। हाँ, कभी कभी हमें मैथमेटिक्स के या एप्टीट्यूड का कुछ पोर्शन होता है या क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लगती लेकिन करनी पड़ती है, तो आपने वो कैसे प्रिपेयर की थी? ऐसी चीज़ें सर जिसको रटना पड़े उनको रटना अच्छा नहीं लगता है, वो तो सही बात है सर। लेकिन उनको एक बार हम समझ लेते हैं, अगर सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाती है, फिर तो वो भी कॉमन सी चीज़ों में जो हमारा कोर्स सिलेबस है उसके जैसे लगने लगता है, तो उसमें भी हाँ। मन लग जाता है एक बार हम अगर कुछ समझ लें अच्छे से तो। और अब हम क्या करते हैं पवन, अब हम रैपिड फायर राउंड, तो कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा, बस आपको उसको क्विक आंसर कर। जैसे पवन, आपने कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे? 9 टू 10 यूनिट्स। वाह, 9 to 10 यूनिट्स। आपका सबसे फेवरेट यूनिट कौन सा है? टेक्नोलॉजी सर आप ही पढ़ाए हैं। वाह वाह वाह। और आपको डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता टिपिकल यूनिट सर वो हम किए भी नहीं थे, ये बायोकेमिस्ट्री जिसके नाम में ही केमिस्ट्री है, तो उसको सुनकर ही थोड़ा-सा अजीब लगता है, तो बायोकेमिस्ट्री को नहीं किए थे, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। है? और पवन, जैसे हम देखते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट है, उनको नेगेटिव मार्किंग से बड़ा डर लगता है, नेगेटिव मार्किंग से बचते हैं। क्या आपको भी नेगेटिव मार्किंग से डर लगता है? हाँ सर, नेगेटिव मार्किंग से बहुत डर लगता है, तो जिन क्वेश्चंस में हाँ, श्योर नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उनको ऐसा उनको छोड़ ही देना चाहिए, अगर क्योंकि अगर उनको हम डाउट में है, अगर कर भी देते हैं, तो माइनस ही हो जाएगा हमारा, उनसे कुछ मिलना नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ ही देना चाहिए। और ये बात मुझे अच्छी लगी, छोड़ देना चाहिए जिसमें डाउट है। और जैसे हम देखते हैं पवन कुमार कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, CSIR ऑल इंडिया रैंक 139 यार, आपने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए ना, वो सब सही हुए होंगे और सारे सही, मोस्टली सही हुए। तो ये सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन का राज क्या है कि जिससे इतना अच्छा रिजल्ट आए, ऑल इंडिया रैंक 139? तो इसका राज क्या है सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन का? सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन का सर राज यही है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, जिस टॉपिक्स को हम पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से अगर प्रिपेयर करके जाएंगे, तो अगर वो उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो उनको हम इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि हाँ ये तो हम पढ़ कर आए हैं और इसको हम समझ में भी आ रहा है, तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं फिर। और जैसे पवन, हम देखते हैं कि जब आप पेपर में बैठते हैं, तो पेपर में बैठने के बाद बहुत स्ट्रेस आता है, कभी कभी डर भी लगता है, एग्जाम जैसे पास में आती है तो बहुत एंग्जाइटी भी होती है। तो क्या आपको भी डर लगा था पेपर से पहले या पेपर में? हाँ सर, डर तो लगता ही है कि इतने दिनों से प्रिपेयर करते आ रहे जिसके लिए अब वो आ गया है, अगर इस बार भी नहीं निकला तो फिर 6 महीने फिर उसी को दोबारा रिवाइज करना, जिसको हम पढ़ चुके हैं बार-बार उसी को देखना फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर एक बार क्वेश्चंस को पढ़ने पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको उन्हीं को सिर्फ सेलेक्ट किए थे, बाकी जो नहीं आ रहे थे उनसे अगर उनको अगर सेलेक्ट भी करते तो उसमें नेगेटिव हो जाता, हमारे मार्क्स जो एक्वायर करने थे वो चले जाते, तो उनको फिर अटेम्प्ट ही नहीं किए। और पवन, आपने पीछे वाला एग्जाम दिया था क्या, लास्ट एग्जाम? नहीं सर, छूट गया था। अच्छा अच्छा। और सेंटर पे सेंटर पे पहुँचे ही थे, फिर वो गेट क्लोज़ हो गया था। तब आपका थोड़े के लिए रह गया था पीछे। हाँ, फिर वो काफ़ी रिक्वेस्ट भी किए थे हम लोग वहाँ के जो हेड है उनसे भी, अब जो गेट क्लोज़ कर दिए थे उनको भी काफ़ी लगभग 1 घंटे आधे मतलब एग्ज़ाम से 15-20 मिनट पहले तक भी रिक्वेस्ट किए, लेकिन वो लोग नहीं खोले, कह रहे नहीं कि इस बार एनटीए उन्होंने काफ़ी ऐसा नहीं स्ट्रिक्ट हो करना गई है। चाहिए था, एग्जाम देना देना चाहिए सबको। आप इतने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, इतना टाइम देते हो, हाँ, ये सारी चीज़ें सर उनको बताई तो भी कह रहे नहीं, अब नहीं क्लोज़ और क्लोज़ हो गया इतनी तो फिर आपका तो नहीं। हार्डवर्क होता है, मेहनत होती है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, कभी कभी हो सकता है, फिर भी अलाउ करना चाहिए सब। सभी स्टूडेंट उस एग्जाम के लिए बहुत सीरियस होते हैं, ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, टाइम का, हमारी सारी एनर्जी, होप, बट बाकी अच्छा, इसलिए शायद ऐसा भी हुआ होगा कि अगली बार अपना JRF आने वाला था बहुत बड़ा। हाँ, भगवान चाहते थे कि आप अभी नहीं, बाद में एग्जाम देना, आपका JRF ही लेकर आएंगे, तो आपका JRF आ गया। हाँ तो सर, वैसे, शायद टाइम। हाँ, बोलो बोलो। टाइम से पहले सर कुछ नहीं मिलता, शायद इस बार नहीं होने वाला था इसलिए छूट ही गया कि और अच्छे से तैयारी करके जाओ। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी, टाइम से पहले कुछ नहीं मिलता। सब लोग सुन लीजिए कि हमारा भी सबका टाइम आता है, बस हमें उसके लिए वेट करना है, मेहनत करते रहना है और हमेशा मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव रहना है। पवन, जैसे हम एग्जाम में जब बैठते हैं ना, तो एग्जाम में पेपर, आपने कौन सा पार्ट पहले किया था? पार्ट बी को सर पहले किए थे क्योंकि उसमें सर इतना ज़्यादा हमें ब्रेन्स को एक्टिव नहीं करना होता है। वो पढ़ते हैं, हमें सिर्फ़ हाँ या ना में जवाब देना होता है। ये
एक ऑप्शन को आसानी से हम लोग चूज कर सकते थे, तो फिर सेक्शन बी को पहले अटेम्प्ट किए थे। करेक्ट। और जैसे पवन हम ये देखते हैं कि जब आप एग्जाम देते हो ना, तो एग्जाम के बीच में कभी कभी क्वेश्चन नहीं मिलते, तो बड़ा स्ट्रेस और बहुत डर भी लगता है कि क्या होगा क्या नहीं। तो ऐसा हुआ था क्या इस एग्जाम? हाँ सर, ऐसा हुआ था। वो पार्ट सी में ऐसा हो रहा था, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस को तो अटेम्प्ट करने थे। इस बार काफी जो एग्जाम के जो क्वेश्चन थे वो टिल्टेड थे प्लांट्स की तरफ, वो हम्म। नॉट द प्लांट फिजियोलॉजी बट प्लांट्स बॉटनी से की तरफ ज्यादा टिल्टेड थे, तो काफी ज्यादा हो रहा था। लेकिन जो हम लोग के सिलेबस से रिलेटेड जो हम लोग पढ़ के गए थे उससे भी क्वेश्चन आए हुए थे। और पढ़ने के बाद थोड़ा सा रिकॉल करने पे याद आ जा रहा था कि हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा है, इसका आंसर हो सकता है, तो फिर उसको सेलेक्ट करके फिर आए थे। और पवन अब इतना अच्छा रिजल्ट आया है, तैयारी हो गई है, सपना साकार हो गया है, अब आगे जाके फ्यूचर में गोल क्या है? फ्यूचर में सर पीएचडी ही अभी करना है। वाओ, पीएचडी करना है। तो आपको पवन हमारे पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से और सारे स्टूडेंट की तरफ से आपको फ्यूचर गोल के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। एंड आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया है तो हम सब बहुत खुश है। तो आपको हमारे पूरे आईएफएस एंड आईएफएस फैमिली की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से, आपको इस बिग अचीवमेंट के लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच ये सर, ये हमारे लिए भी बहुत जरूरत खुशी भी की है। बात है और हमारी बहुत बिग अचीवमेंट है कि पवन आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। आपने इमोशन बैच से प्रिपेयर किया है, यूट्यूब लाइव से प्रिपेयर किया है, और यूट्यूब पे इतना सारा इंटरटेनमेंट है, इतनी सारी चीज़ें हैं कि उसको देखकर अगर आप देखो तो आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। यस। तो आपका बहुत अच्छा और रिजल्ट आया है, तो हमें बहुत खुशी है। तो आपको अपने अगले अगले फ्यूचर गोल के लिए बहुत बहुत विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, अभी तो जर्नी की शुरुआत हुई है, यस काफी यस, स्ट्रगल तो अभी आगे आना है। अब अभी ब्लेसिंग्स की शुरुआत हुई है। जरूरत भी है अभी। यस। अभी शुरुआत हुई है और आगे जाके आपकी पीएचडी भी हो जाएगी और आप असिस्टेंट प्रोफेसर एंड रिसर्चर साइंटिस्ट भी बनोगे बड़े। तो थैंक थैंक यू यू सो मच। पवन, थैंक यू। और आपने इतने अच्छे से अपने स्ट्रेटेजीज बताए, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए, जर्नी बताई, तो इससे हम सारे स्टूडेंट को बहुत मोटिवेशन मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट, आपको ये सेशन कैसे लगा आप जरूर बताना। और आपको अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू पवन, सो मच। थैंक यू।